चलिए बताइए क्या चल रहा था। हाँ भाई क्या चल रहा था बताइए। Am I audible to everyone? यस सर। बताइए क्या चल रहा था, कोई डाउट है क्या चल रहा था। सूडो फोर्स। कोई डाउट है एनीवन? कोई भी डाउट नहीं। हाँ यार काफी लोग कम दिख रहे हैं। कम दिख रहे हैं या फिर आज कम है ही। आगे बढ़े, कोई भी डाउट नहीं। अरे भाई कोई कुछ बोलेगा। नोबडी इज रिप्लाइंग। शुड वी वेट फॉर समवन, some people to join? चलिए, nobody is saying something, so I should start a new chapter, assuming that everything is done in the last chapter. So the new chapter is work energy and power. Yes. हाँ जी। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज वर्क। ठीक है, तो वर्क की बात करेंगे सबसे पहले कि वर्क होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक सेक्शनल सरफेस पे you're applying a force like this and this body is moving. Suppose that थोड़ी देर बाद ये चल के यहाँ पहुंच गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ मान लो d, and the angle between the displacement and the force is theta. Then the work is defined as F dot d, यानी कि F d cos theta. कोई दिक्कत? How the work is defined? Work is defined as dot product of force and displacement, okay, F dot d, and then F का magnitude into displacement का magnitude into cos theta, where theta is the angle between, theta क्या है? Angle between force and displacement. ठीक है, आप बोलते हो कि यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, उसकी यूनिट निकाल सकते हो, वर्क की यूनिट। अच्छा, वर्क स्केलर वेक्टर, एनीवन? व्हाट इज स्केलर वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा, ऑब्वियसली बात है, दैट वी ऑल नो। सो इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट वेदर द वर्क इज स्केलर और वेक्टर। ठीक है, जिसको भी थोड़ा सा भी अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो आप आराम से बता सकते हो कि सर वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी
ठीक है, तो आप बोलोगे सर वर्क की क्वांटिटी का अगर आप बोलोगे तो क्या होगा, ये स्केलर। ठीक है, और इसकी यूनिट की अगर हम बात करें ऐसा यूनिट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो फोर्स होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर। तो आप बोलते हो इसी 1 न्यूटन मीटर को आप बोल देते हो 1 जूल। क्या बोलते हो, 1 जूल। ठीक है, तो वैसे तो ऐसा ही नहीं, तो न्यूटन मीटर, लेकिन आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोल देते हो, एक नाम दे दिया उसको 1 न्यूटन मीटर को, दैट इज जूल। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, आपने बोला इस केस में कुछ स्पेशल केसेस बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुआ, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुआ तो आपको पता होना चाहिए कॉस 0 होता है 1। अगर थीटा 0 है मतलब कॉस 0 होता है 1। कॉस 0 1 है, तो व्हाट डज इट मीन कि सर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है ना। द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन। तो आप बोलोगे सर वर्क डन कितना हो जाएगा, सर वर्क डन की वैल्यू लिखोगे आप F इंटू टी, सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट केस वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 जानते हैं कितना होता है cos 90, एनीवन, cos 90, 0 0 cos 90 degree is 0. That means when the force and the displacement are perpendicular to each other, when the force and the displacement are perpendicular to each other, then the work done by this force is 0. आप बोलोगे work done is 0. ऐसे कोई केसेस या कोई एग्जांपल जहां पे आपका फोर्स परपेंडिकुलर हो डिस्प्लेसमेंट के, एनीवन कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। सो जब हम लोग अपने हेड पे कोई सामान रख के चलते हैं, किस पे अगर अपने सर पर कोई सामान लेके हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट करेंगे, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। आप बोलते हैं कि सर सपोज दैट अ कूली इज लिफ्टिंग समथिंग ऑन द हेड एंड मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो कूली उसको फोर्स लगा रहा होगा सामान को ऊपर की तरफ, जबकि आप जा किधर रहे हो आगे की तरफ। तो जो उस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट है वो डी ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा और उस पर फोर्स किधर लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ। तो आप बोलोगे द वर्क डन बाय कूली विल बी 0 इन दैट केस। द वर्क डन बाय कूली इज 0 इन दैट केस। ठीक है, तो वर्क डन बाय कूली इज 0। तो आप ये देखिए कि सर अगर आपको कूली आगे से कोई बोलता भैया पैसे दो, तो उसको बोलना काय बात की पैसे भाई, तेरा वर्क डन तो कितना है 0। ठीक है, ऐसा बोलना मत, ये रियल लाइफ में ये चीज अच्छी नहीं लगती है ना। थ्योरेटिकली बहुत सही है, बट अदरवाइज आपने सपोज दैट नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा करने की कोशिश की तो पता चले आप एक कूली नहीं, आप 10 कूली के साथ एक साथ खड़े हैं, है ना। पता है 10 कूलियों को बुला लिया, उसने सामने खड़ा है। ठीक है, चलिए है। मैंने कहा एक और इम्पोर्टेंट केस, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, डायरेक्टली बोलते 90 डिग्री से थीटा की वैल्यू ज्यादा हो। व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि सर मान लो इसी ब्लॉक की बात करो, इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो इधर की तरफ, बट समहाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आप बोलते हो इन दिस केस द एंगल इज थीटा व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। आपको पता है सर सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा इज नेगेटिव। इन द सेकंड क्वाड्रेंट इन दिस केस आप बोलते हो कि सर जो cos थीटा होगा वो कैसा होता है, नेगेटिव। cos थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर दैट मींस द वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव, है ना। वेक्टर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। वेक्टर्स में पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, केवल डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका मतलब
वहां पे अपन मैग्नीट्यूड अलग डील करते हैं और साइन को अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दैट माइनस साइन और प्लस साइन ओनली शोज द डायरेक्शन, बट हियर इट इज स्केलर क्वांटिटी, तो हियर आपका नेगेटिव साइन प्लेज अ मेजर रोल, तो आपको उसको अलग नहीं रख सकते। अगर आपने कोई चीज नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही लिखना पड़ेगा, है ना, बिकॉज वो नेगेटिव चीज आपको कुछ बता रही होती है उसके बारे में, और यहाँ पे आप बोलोगे नेगेटिव का मतलब है कि सर आपका जो फोर्स है आप किसी और डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, but actually displacement is not supported by your force, it is being done by some other force, ठीक है। आप ब्लॉक को इधर के डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअली ब्लॉक इज मूविंग देयर अवे, राइट। तो बेसिकली एक्चुअली आपका कोई फोर्स वर्क कर ही नहीं रहा है, वर्क कोई और कर रहा है, आपके ऊपर वर्क किया जा रहा है। मैं इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि घरों में लोगों के डॉगीज हैं, एनीवन हैविंग अ पेट डॉग एट देयर होम, एनीवन है किसी के घर पे? यस, एनीवन अ पेट, किसी के घर पे पेट है क्या भाई? सर कृति के घर पे है। कृति के घर पे है, चलो। और नहीं सर, वो मेरे घर पे नहीं है, वो मेरे मामा के घर पे है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ भैया, श्रवण कुमार ने बोला डॉग है ना, तो विच डॉग? ओह ब्यूटी, ओके, विच डॉग? चले क्या, I think she is responding a little late, so let's not wait. So the thing is कि सर जब आप डॉग को घुमाने ले जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, सर मैं डॉग को घुमाने ले जा रहा हूँ, मैं एक काम करूंगा, घर का एक काम कर रहा हूँ, डॉग को घुमाने ले जा रहा हूँ, बट एक्चुअली आप पीछे पीछे होते हो, डॉग आगे आगे होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। आप है ना कोई भी अच्छी ब्रीड के डॉग आप उठाएंगे तो दे आर वेरी एग्रेसिव भी होते हैं मोस्टली, जो अच्छी ब्रीड वाले, और या फिर बहुत छोटे छोटे अलार्म डॉग्स होते हैं उनको अपन अलग कर दें। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो भी इनफैक्ट वो डॉग्स आपको खींच रहे होते हैं और आप उनके पीछे पीछे जा रहे होते हो। So the you applying is a kind of force like this only. This is dog, है ना, आप force पीछे लगा रहे हो, dog आपको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। So in that case, the work done by you is negative. That means the work is not done by you. Actually, the work is done by the dog on you, है ना, क्योंकि आप उसको अगर इधर की तरफ खींच रहे हो तो डॉग आपको उधर की तरफ जब एक्शन टू रिएक्शन कर रहा होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका और डॉग का हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो डॉग का वर्क डन पॉजिटिव आएगा आपके ऊपर, और आपका वर्क डन डॉग के ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो बेसिकली दैट वर्क इज आल्सो नॉट डन बाय यू। उसको आप अगर बोलते हो आप घुमाने लेके जा रहे हो तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। एक्चुअली डॉग आपको घुमाने लेके जा रहा है, ठीक है। सो व्हेनेवर these kind of forces are applied and displacement happen, that means the work done is negative, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर जब भी वर्क डन नेगेटिव है तो समझ जाना कि एक्चुअली आप जो वर्क करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं, वर्क इज डन बाय समवन एल्स ऑन यू, ऐसा होता है, ठीक है। और जब भी आप वर्क डन की बात करोगे तो आप वर्क डन एक फोर्स के बारे में बात करोगे, एक फोर्स की वजह से वर्क डन की बात करोगे, तो स्पेसिफाई करोगे सर ये वर्क डन जो आप निकाल रहे हो वो किस फोर्स का निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हो गए। मैंने कहा सर ये जो केसेस थे, इस केस में आपने बेसिकली क्या माना था कि आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फोर्स आप तक अप्लाई कर रहे हो, आप कंटीन्यूअसली ना फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो ना कि आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो। बट इफ माय फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, इफ माय फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, मैंने कहा सर अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? आप बोलते हो फोर्स इज नॉट कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है देन व्हाट विल हैपन? हमें समझना है कि अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है तब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर फोर्स अगर वेरिएबल है तब की अगर हम बात करेंगे तब क्या करेंगे, तो देखिए तब आप क्या कहते हो, वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। फोर्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, फोर्स का एंगल चेंज हो सकता है, तो विच फोर्स यू विल पुट हियर, कौन से फोर्स की वैल्यू आप रखोगे या कौन सा एंगल की वैल्यू रखोगे,
ठीक है। सो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम एक अलग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे उस केस में। और वो कंसेप्ट क्या होगा सर, देखिए आप बोलते हो क्या, बहुत छोटे से इंस्टेंट की बात कर लेते हैं। बहुत छोटे से इंस्टेंट में आप बोल सकते हो, बहुत बहुत छोटे से इंस्टेंट में आप फोर्स को थोड़ा सा कांस्टेंट मान सकते हो। आप बोलते हो कि हो सकता है कि माइक्रो सेकंड के लिए फोर्स कांस्टेंट है, फिर अगले थोड़ी देर के लिए और थोड़ी देर बाद और चलोगे तो फिर से थोड़ा सा फोर्स चेंज हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे, छोटे से केस की बात करते हो, मतलब छोटा सा वक्र निकाल लेते हो, एंड छोटे से वक्र को आप बोलोगे एफ डॉट डी एस। डीएस इज अगेन डिस्प्लेसमेंट है ना, कई सही तरीके से निकालते हैं। आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, जब बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस इंस्टेंट में आपने माना थोड़ी देर के लिए फोर्स कांस्टेंट है, फिर थोड़ी देर बाद फोर्स चेंज हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद फोर्स चेंज हो जाएगा। तो आपने बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट माना, तो आपने बोला कि बहुत छोटे से इंस्टेंट में छोटा सा वक्र हुआ होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, आपने ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंट का छोटा छोटा वक्र निकाला और सबको टोटल कर लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वक्र मिल जाएगा। सो द टोटल वक्र अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। ठीक है, और आप बोलोगे सर इन दैट केस f dx cos थीटा का इंटीग्रेशन। तो आप बोलते हो कि सर अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा जो वक्र है, ठीक है, अगर मेरा फोर्स वेरिएबल है तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला। और अगर मेरा फोर्स वेरिएबल नहीं है, अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट है, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला। ठीक है, तो देयर आर टू केसेस बेसिकली जहाँ पे आप वक्र डिफाइन कर सकते हो, और वक्र कैसे डिफाइन करना है वो बेसिकली क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम इन दिस? यस। चलिए, इसमें एक चीज और देख लीजिए, जब आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि सर वक्र जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस है, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से एक चीज और पता चल जाएगा कि इट इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बोलते हो कैसे सर, देखो इंटीग्रेशन पता ना, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स क्या देगा था, एरिया अंडर दी वाई एक्स कर्व, राइट। तो आप बोलते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस क्या देगा, एरिया अंडर दी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व या फोर्स एंड पोजीशन कर्व। ठीक है, तो अगर आपको कभी कभी ग्राफ दे दिया गया है फोर्स वर्सेस पोजीशन कर्व का, तो आप उसके एरिया से भी वर्क निकाल सकते हो। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जरा देख लीजिए एक बार। क्लियर है? Take the screenshot and then we'll move forward. सर हाँ जी बेटा। सर आपने बोला कि फोर्स कांस्टेंट है, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ही ये होता है भाई, तो डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा ना जब एंगल चेंज हो रहा है, तो कभी ऊपर हो रहा है अगर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रह जाएगा बेटा। हाँ सर, वही तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट कैसे होता है, अलग अलग कांस्टेंट कैसे कैसे होता होता है? नहीं, वेट वेट वेट, आप पहली बात तो आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, अजीब से आ रही है। है पहली सर। चीज, आप, हाँ हाँ, मैं आपका क्वेश्चन दूसरा वाला नहीं समझ में आया कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्स कांस्टेंट कैसे रहेगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फोर्स कांस्टेंट कहाँ रहेगा। हाँ सर, सही, वही तो आपने थीटा के 0 पे फोर्स का डायरेक्शन अलग है, थीटा 90 पे अलग है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही गया ना। कहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मुझे समझ में नहीं, आप कह रहे हो ये फोर्स फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, किसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, आंसर तो वाला किसकी 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 डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट किसकी डायरेक्शन चेंज बोल रहा। सर अभी चेंज हो रही है, लेकिन अलग अलग थीटा पे तो चेंज हो रही है फोर्स की डायरेक्शन। अलग अलग थीटा, अरे बेटा अलग अलग थीटा पे आप ऐसे तो आज आज किसी और के बाद कल किसी और के, हम तो इस फोर्स की बात कर रहे हैं। ये फोर्स कंटिन्यूअसली इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है।
नो सर। अभी थोड़ी देर बाद आप बोलोगे दूसरा फोर्स, दूसरा क्वेश्चन करोगे तो फोर्स इधर लगने लगेगा। अरे यार वो तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ना। यस सर। जब इस क्वेश्चन की बात करें तो फोर्स इज कंटिन्यूअसली अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन and magnitude is called also constant where the force is changing, where the direction of force is changing. For example, a gravity is continuously in this direction, m into g is the force. Where is the force is changing continuously, m into g, where is the direction is changing. डिस्प्लेसमेंट किधर होगा उससे मतलब नहीं है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन में एंगल थीटा है तो वो भी एक कांस्टेंट है ना बेटा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा ना। यस सर। सर मुझे वही लगा कि थीटा से तो इफेक्ट थीटा के जैसे चेंज हो रहा होगा, लेकिन थीटा से मतलब नहीं है ना। नहीं, थीटा सेम है। ये थीटा अगर आप बोलते हो ये आगे जा रहा है, ये बॉडी इधर जा रही है, तो थीटा इज ऑलवेज सेम, राइट? थीटा इज नॉट चेंजिंग। दैट मींस फोर्स की डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का एंगल कभी चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये वेरिएबल होता तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल भी चेंज हो जाए, ठीक है, तब फिर हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे कंसेप्ट। तो फोर्स इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, नाइदर इन द डायरेक्शन नॉर इन द मैग्नीट्यूड, तब वो ये अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आपको इंटीग्रेशन वाला फंडा लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल आ जाएंगे तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी, सम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो, वर्क और एनर्जी आपस में इंटररिलेटेबल है, इसलिए दोनों की यूनिट सेम है। आप बोलते हो कि आपका कोई वर्क डन करते हो, देखो जैसे आप कोई काम करते हो तो आप बोलते हो आप वर्क कर रहे हो तो आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टिबल। वी हैव टू टॉक अबाउट फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हियर। सबसे पहले तो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, anyone who can tell me about the kinetic energy? Anyone? काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई कुछ बता सकता है? Sir, energy possessed by a moving object. Very good. Energy possessed by a moving object की जगह पे आप बोलोगे energy possessed due to its motion. मूविंग ऑब्जेक्ट में तो कई टाइप की एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी possessed ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से कोई भी एनर्जी आती है आप उसको बोलते हो काइनेटिक एनर्जी। अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, आप बोलते हो क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ एम वी स्क्वायर इफ द मोशन इज लीनियर मोशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन या ऐसे लीनियर मोशन हो रहा है तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर हाफ इज हाफ, एम इज मास एंड वी इज द स्पीड। ठीक है, another very important term, that is first, another very important term is potential energy. हाँ भैया, कोई बताएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Anyone? Sir, energy possessed due to rest. नहीं भैया, ऐसे थोड़ा मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है तो रेस्ट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। Sir, due to height. Not exactly, you are talking about one special case. Sir, energy possessed due to change in position. आपकी तो मुझे आवाज नहीं समझ में आई, काफी डिस्टर्बेंस के साथ आई। करो, मैंने बोला कि सर एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। कोई बॉडी कहाँ रखी है या फिर उस बॉडी या सिस्टम को बनाने में बनाई कैसे किया है, ठीक है, किस तरीके से उस बॉडी को बनाया गया है, उस सिस्टम को कैसे बनाया गया है, उसके
की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी और द सिस्टम। ठीक है, कहाँ रखा गया है उसको और कैसे उस सिस्टम को अरेंज किया गया, असेंबल किया गया। ठीक है, तो आप बोलते हो कि सर उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी के पहले मुझे थोड़ी सी और बातें करनी पड़ेगी, पहले इसमें अपन वापस आएंगे। देयर आर टू फोर्सेस को आप एक डिफरेंट कैटेगरी में आप डिवाइड करते हो। वन इज कंजर्वेटिव फोर्सेस, अदर इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कैसे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? हाँ भैया, एनीवन इसके बारे में कोई बताएगा? What are the different two categories of forces, conservative and non-conservative? Yes, anyone? किसी को नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंसेप्ट है ये आपका वर्क का, पोटेंशियल एनर्जी का कई चैप्टर्स में यूज होने वाला है ना। आप यहाँ पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपकी बातें सेम चलेंगी, तो कई चैप्टर्स में फंडा यूज होने वाला है, इसलिए बहुत से समझ लीजिए। बस वाला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बोला सर कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दी फोर्सेस फॉर विच work done does not depend on path taken। सर ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो आप वर्क डन करते हो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते कि आप कौन से रास्ते से उस बॉडी को मूव करा रहे हो, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप बोल रहे हो कि सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आप कई रास्ते से जा सकते हो, ए से बी जाने के आपके पास कई रास्ते होंगे, आप किसी भी रास्ते से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, द वर्क डन विल बी द सेम। आप किसी भी रास्ते से जाओ द वर्क डन विल बी द सेम। ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से वर्क डन विल बी सेम बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, then you can say that such forces are called conservative forces. That means it does not depend on the path. वो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे इस पे ये बात डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे फोर्सेस की बात आप करोगे, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, आप किसी भी पाथ से चले जाओ, वर्क डन विल बी सेम फॉर एवरी पाथ। सिमिलरली आप बोलते हो ऐसे फोर्सेस, वर्क डन बाय सच फोर्सेस डिपेंड ऑन पाथ, है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, इसकी बात करो एग्जाम्पल की, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्क्रीन ब्लर हो गई है। अभी ठीक है सर। ओके, हो सकता है बीच में फ्लक्चुएट कर गई हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो द कंजर्वेटिव फोर्सेस हैव वेरियस एग्जांपल्स। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आप बोलते हो एक पॉइंट ए से बी जाने के कई रास्ते होंगे और हर अलग रास्ते से जाने पे आपका जो वर्क डन आएगा वो अलग अलग आएगा। कैसा आएगा? वो अलग अलग आएगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, मैंने कहा एग्जाम्पल भी देख लो यार फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन क्या है? घर्षण है, घसीटना है। अगर आप लंबे रास्ते से जाओगे तो ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा वेयर एंड टियर हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट रास्ते से जाओगे ए से बी तो आप बोलोगे आपका फ्रिक्शन की वजह से जो
लॉस है वो कम होगा, है ना, मतलब वर्क कम होगा। तो आप बोलते हो कि सर इनका इस चीज को ध्यान रखना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स में अगर एक क्लोज लूप में, क्लोज लूप मतलब जहां से चले और वापस वहीं आ गए, क्लोज लूप में आप बोलोगे वर्क कितना होगा, 0 का। कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, क्लोज लूप, आप जहां से चले वहीं वापस आ गए, तो आप क्या बोलोगे, आपका वर्क कितना होना चाहिए, 0। ऑब्वियस सी बात है, आप जहां से चले वहीं वापस आ गए तो वर्क अगर कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों, मुझे नहीं मालूम कि आप चल के आए हो कि आप वहीं खड़े हो। मैं तो कहूंगा आप अभी गाँव ए पे, मैं थोड़ी देर बाद देखा आपने कहा अभी गाँव ए पे, आप मैं क्या बोलूंगा कि मेरे हिसाब से तो आप मूव भी नहीं किए, तो मेरे हिसाब से तो आपका वर्क कितना होना चाहिए, 0। कोई बंदा बोलेगा नहीं मैं तो मूव करके आया हूँ तो मेरा वर्क 0 नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हो दैट इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज दैट इज डिपेंडिंग ऑन द पाथ। माय इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम सो द माय वर्क डन शुड बी 0, करेक्ट। तो आप बोलोगे फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस द वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा जरा देखो पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी कहाँ रखी है या इस बॉडी को या सिस्टम को कैसे असेंबल किया गया है उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आप सोचिए, मैंने कहा एक बॉडी यहाँ ए पर रखी हुई है, ए पर रखी हुई एक बॉडी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आज कुछ और है, कल को कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और जाएगी, तो बड़ा दिक्कत हो जाए, तो फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो ए पर रखे रखे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, आप बोलते हो ए पे आप कहाँ से लाए कैसे लाए उस पर डिपेंड कर रही पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने का सेंस तो तब है कि सर ए पे जब पोटेंशियल एनर्जी रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, क्योंकि उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। कैसे उसको ए पे लाए हो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। सो दैट मीन्स अगर मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वहां पे वर्क कर रहे होंगे तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का उनके लिए डिफाइन करना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए से बॉडी को लाने के कई रास्ते होंगे और हर रास्ते में आपने अलग अलग वर्तन करना पड़ा होगा, ठीक है। हर रास्ते में आपको अलग अलग वर्तन करना पड़ेगा, तो हर रास्ते के लिए आप बोलोगे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन हो जाएगी। तो ए पे आने के लिए कई रास्ते, तो कई सारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी जो कि यूनिक नहीं होगी, तो फिर क्या की एनर्जी डिफाइन करो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, only defined for conservative force। इससे डिफाइंड होते हैं केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब ये डिफाइन कैसे होती है मैंने कहा देखिए, अगर हम बोले पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज में डिफाइन होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी एक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का कोई सेंस नहीं होता, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट का डिफरेंस की बात होती है। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कोई भी दो पॉइंट के बीच की अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे, इट मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क डन कर रहा होगा उसका नेगेटिव ही आप बोलोगे सर वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, वो उसका नेगेटिव ले लोगे, दैट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। आप जरा देखो, आप बोलते हो अगर आपने बोला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी है, 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0 थी, वहां से आप किसी एक पॉइंट पर लेके गए बॉडी को, तो आप बोलोगे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वही आपका चेंज भी हो जाएगा, यूएफ माइनस यू इनिशियल कितना हो जाएगा। अब आपने बोला अगर इनिशियल पोटेंशियल कितना है 0, तो आप बोलोगे यूएफ माइनस यू आई ही डेल्टा यू हो जाएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर यू फाइनल जो है उसी को आप यू भी लिख सकते हो और आप बोलोगे दैट इज माइनस वर्क फ्रॉम कंजर्वेटिव। मतलब एक 0 पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क डन किया होगा किसने, कंजर्वेटिव फोर्स ने। 0 पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया होगा किसने, कंजर्वेटिव फोर्स ने। वही वर्क डन का नेगेटिव ले लोगे तो वो उस पॉइंट की क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। मैंने कहा जरा देखो, अगर आप, चलो ये लिख लो, तो यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ मेरे को जगह मिल जाएगी, है ना। आप बोलते हो कि सर मैं यहाँ इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है किसी पॉइंट की,
जनरली हम इनफाइनाइट पे क्या लेते हैं, यू जीरो ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ लेते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस को लेते हैं। इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको रेफरेंस मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ लेके चलते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। यहां से किसी बॉडी को यहां लाने में जो वर्क डन कर रहा होगा कंजर्वेटिव फोर्स, उसका नेगेटिव क्या कहलाएगा, इस पॉइंट पे जब बॉडी रख दोगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब ब्लर हुआ है क्या? Yes, sir. यस Yes, सर। लेट मी sir. रिवाइंड वन। I hope now the things are clear. अब क्या बात हो रही थी, अपन बोल रहे थे कि सर अगर आप इंफिनिटी से कोई पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इस पॉइंट तक लेके आते हो, तो आपने बोला जो कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज डूइंग सम वर्क, आप बोलते हो कि एक्चुअली मान लो इस बॉडी को यहाँ लाने में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो मान लो इधर की तरफ चल रहा है, तो आप क्या करोगे सर, आप उस बॉडी को होल्ड करने में कंजर्वेटिव फोर्स उसको तुरंत पीछे लेके आएगा, आप क्या करोगे, आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे जो कि ऑपोजिट होगा कंजर्वेटिव फोर्स के। एट एवरी पॉइंट आप उतना ही फोर्स लगाओगे, जितना कंजर्वेटिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, जब आप बॉडी को होल्ड करके ला रहे हो तो आपको बहुत स्लो लाना होता है, एक्चुअली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में बहुत स्लो लाना है, इतना स्लो कि एट एवरी पॉइंट आपको लगेगा कि नेट फोर्स बॉडी पे कितना है, जीरो है। सो यू विल अप्लाई ओनली दैट अमाउंट ऑफ फोर्स टू बैलेंस इन ब्लड, राइट? यस सर। आपने लेट मी डिजाइन वंस मोर। Sir, still blur. I know, just wait for some time, I'm just waiting to get it better. सर साफ है, क्लियर है। Now it should be clear, right? चले आगे, now it should be clear, right, for everyone? यस सर। हाँ जी, चलिए
मैंने कहा सर आप एवरी पॉइंट पे उतना ही फोर्स लगाओगे जितना फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए लगाना है। तो इनफाइनाइट से आप उस पॉइंट तक लाने में कंजर्वेटिव फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा था आप एग्जैक्टली उतना ही उल्टा फोर्स लगाओगे। तो जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा था एग्जैक्टली उसका नेगेटिव वर्क डन आपके द्वारा किया जाएगा, बिकॉज फोर्स दोनों सिर्फ डायरेक्शन कैसे ऑपोजिट है। ठीक है, आप इतना स्लोली लेके आ रहे हो कि हर पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट ऑपोजिट दैट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन के बीच के जो एंगल थे वो उल्टे होंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो वहां पे केवल साइन की बात चेंज रहेगी। तो आप बोलोगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोलो, या फिर आप बोलोगे इट इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इट इज बोथ द थिंग्स आर सेम। बस यहाँ माइनस साइन आएगा अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो आप बोलोगे वहां माइनस साइन नहीं आएगा, बिकॉज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट द माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि सर अगर आपको एक जीरो इन पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से एक किसी पॉइंट तक आपने सिस्टम को लेके आए, बॉडी को लेके आए हो, द वर्क डन बाय यू, ठीक है, the work done by you in bringing that body from that point to this point, from zero potential energy वाला point to this point, will be stored in the form of potential energy in that system. आपने कोई वर्क डन किया होगा, your work done will be stored in the form of potential energy in that system. ठीक है, तो आप बोलोगे सर that is it. So that is basic definition of potential energy. ठीक है, कोई भी फोर्स के लिए आप जब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल डिफाइन करोगे तो बेसिक फंडा यही आएगा। फॉर्मूले सबके अलग अलग बनेंगे। ठीक है, आप ग्रेविटेशन की बात करो तो ग्रेविटेशन के लिए अलग बनेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अलग बनेंगे, बट बेसिक डेफिनेशन या बेसिक फंडा आपका यही चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट? चलिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर देखते हैं थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम कुछ न्यूमरिक की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा सर हमने बात की पोटेंशियल एनर्जी की, एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम। Mechanical energy is nothing but the sum of potential energy plus kinetic of the kinetic energy of the body or the system. It's called mechanical energy. So that's also very simple. ठीक है, now मुझे बस थोड़े से कुछ एग्जांपल से रिवील में इनको समझने की कोशिश करते हैं। मैं ये बताऊं, ये एक बॉडी है, देखो एम एम मास की है, ये ग्राउंड है, एक्स हाइट से इस बॉडी को स्लोली यहाँ तक लेके आए। कहाँ तक लेके आए? स्लोली। स्लोली का मतलब है कि सर मैंने इसको एवरी पॉइंट पे पकड़ रखा है, मैं धीमे धीमे पकड़ के लेके नीचे आया हूँ। तो मुझे ये बताओ इस केस में आपने जो फोर्स लगाया होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना होगा और वर्क में ग्रेविटी कितना होगा, जरा ये बताओ एनीवन? हो गया?
हाँ भैया आंसर आया क्या? एनीवन? अरे भैया कोई आंसर ला रहा है क्या कि नहीं ला रहा है? नहीं आ रहा तो मना करो तो भाई, लेकिन बोलो जरूर। हाँ ऐसे क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? कोई मुझे क्वेश्चन समझा सकता है? मतलब I should know that you have understood the question or not. Azul has got the answer. Gordon gravity is minus mdh. Why is minus mdh? चलो देखिए, मैंने कहा किसी भी पॉइंट पे आप इसमें फोर्स देखिए, mg का फोर्स आएगा नीचे की तरफ और आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। आपके फोर्स का और mg का मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर है। आप बोलोगे जितना फोर्स mg है उतना ही फोर्स आप लगा रहे हो, तो आप एफएक्शन की बात करते हैं, एफएक्शन क्या mg है भाई, है ना? आप क्या बोलोगे? एफएक्शन इज mg। मैग्नीट्यूड आपका सेम है पर डायरेक्शन कैसी ऑपोजिट है। ऊपर की तरफ लगा रहे हो आप mg और बॉडी लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है नीचे की तरफ। बहुत स्लोली आप इस बॉडी को नीचे लेके आ रहे हो। जब ये बॉडी यहाँ से चली तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? नीचे की तरफ, है ना? और ग्रेविटी का फोर्स भी किधर लग रहा था? नीचे की तरफ, mg। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, आप बोलोगे ग्रेविटी का जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि एफ डी कॉस थीटा। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो cos 0 इज 1। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mgh। यस और नो? आया ना? क्लियर है? आप बोलोगे सर आपके केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किधर लगा रहे हो? ऊपर की तरफ। आपका जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और आपके फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 180। cos 180 इज -1। आप बोलोगे वैल्यू रखोगे तो ये आएगा -70। वैसे ही मैंने आपको बताया कि जब आप एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हो कंटिन्यूअसली, तो आप क्या बोलोगे कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एंड द वर्क डन बाय द एक्शन फोर्स आर जस्ट इक्वल एंड नेगेटिव और पॉजिटिव का रिजल्ट आता है। तो क्या बोला आपने अभी? मैंने कहा जब आपका एक्सटर्नल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं, तो आपका जो वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स का और कंजर्वेटिव फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में अब आप देखें तो माइनस और प्लस का फर्क पड़ेगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। यही बात की थी ना अभी, है ना? तो अगर आप बोलोगे अच्छा आप मुझे बताओ कि सर इस पॉइंट से ग्राउंड तक जाने में बॉडी की पोटेंशियल, अरे हाँ जी, पोटेंशियल में चेंज कितना आया? तो फाइनली देख लिया। ये जो आपके पीछे शैतानी करती हैं, दैट इज बेसिकली योर वॉइस डिस्टर्बेंस। हाय बाबू। ओ चलो बाय करो, चलो बाय चलो, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय करो, बाय। हाँ ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? देखिए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का जो डेफिनेशन दिया था वो क्या दिया था? दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। या फिर आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला देता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां से यहां जाने में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया mgh, तो आप बोलोगे पोटेंशियल में चेंज कितना आया माइनस mg। ठीक है, तो आप बोलोगे कितना आया माइनस mgh। कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल एनर्जी में अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यस एनीवन? इंक्रीजिंग। अरे माइनस नेगेटिव डिक्रीजिंग ना यार, कैसी बातें कर रही हैं। डेल्टा यू की बात करोगे, डेल्टा यू क्या है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर कोई चीज नेगेटिव है दैट मींस नेगेटिव वाला टर्म बड़ा है, दैट मींस आप बोलते हो कि ये वाली इनिशियल टर्म बड़ी होगी तभी तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। दिस क्वांटिटी हैज टू बी ग्रेटर, फाइनल हैज टू बी स्मॉलर। ओके सर दैट नाउ इट्स बेटर। ठीक है, तो आप बोलोगे जब फाइनल वैल्यू कम होगी तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट मींस द फाइनल वैल्यू इज लेसर। ठीक है, क्या बोलोगे फाइनल वैल्यू इज लेसर, तो आप बोलोगे इसका मतलब पोटेंशियल डी क्लियर है ये बात। अब जरा देखो, आप बोलते हो कि सर यहाँ से यहाँ लाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया mgh आया। मैंने कहा एक दूसरे रास्ते से लेके आओ, ये वाले रास्ते। अभी भी आप बोलोगे ये हाइट कितनी है h है, यहाँ से इसी बॉडी को, यही बॉडी है सेम मास है, ये एंगल थीटा है। आप बोलते हो सर इसको बॉडी को इस रास्ते से लेके वापस यहाँ लेके आओ, जरा देखो ये ग्राउंड है ना, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी भी सेम आएगा, ऐसा आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी अभी भी सेम आएगा, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप देखो यहाँ पे ग्रेविटी का कौन सा कंसेप्ट, कौन सा कॉम्पोनेंट लग रहा होगा mg sin थीटा। क्लियर? और आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है अगर d बोल रहे हैं तो जरा d और h में रिलेशन आप बोलोगे तो देखो x इज इक्वल टू d cos d sin थीटा है, तो d की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा h बाय sin थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में d और h का रिलेशन निकालोगे तो क्या आएगा h बाय sin थीटा। mg sin थीटा इधर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट d इधर की तरफ हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा सर mg d sin थीटा mg mg sin थीटा इनटू d, और d की वैल्यू आपने रखी है क्या है h बाय sin थीटा है, तो आप बोलोगे h बाय sin थीटा, ये sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल, तो वर्क डन कितना आया mgh। इस पॉइंट तक लाने में आपको वर्क डन कितना है mgh। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेके जाने में तो वर्क डन ग्रेविटी का कोई लगेगा नहीं क्योंकि ग्रेविटी लग रहा होगा नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर in that case the total work done in getting this body from here to here is depending on this height only and that is again coming as mgh because gravitational force is a conservative force, so हमें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए हम कौन से रास्ते से लाए, राइट। माय वर्क डन शुड बी सेम, हम किसी भी रास्ते से उस पॉइंट को बॉडी को कहीं से कहीं लेके जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी समझ आया। तो हम क्यों बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है, हम इससे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है, आप किसी भी पाथ से लेके जा रहे हो योर वर्क डन इज रिमेनिंग द सेम, योर वर्क डन इज रिमेनिंग द सेम।
एक क्वेश्चन और करेंगे क्या? चलिए इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। एक ही ध्यान रखना, इस चैप्टर के एंड तक, अभी तक हम स्टार्टिंग से लेके जितने भी चैप्टर पढ़ के आए इस चैप्टर के एंड तक सारे ऑब्जेक्ट को, बॉडी को हम पॉइंट साइज लेके चलते हैं। चाहे हम कार की बात करें, चाहे एरोप्लेन की बात करें, हम उनको लेते कैसे हैं? पॉइंट साइज लेते हैं। ठीक है, इस तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगले चैप्टर में हम बड़ी बॉडी की बात करेंगे, तब हमको डिफरेंस समझ में आएगा। क्या समझ में आया? बड़ी बॉडी में हमें, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा नोट कीजिए। आपने बोला कि सर ये एक बॉडी है, एंगल 30 डिग्री ले लो, यहाँ से बॉडी है ये एम, और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ब्लर हो गई है, स्क्रीन ब्लर हो गई। हाँ देख रहे, ठीक है। आपने बोला कि सर मैं एक बार बना लेता हूँ, फिर देखता हूँ इसको स्क्रीन को। म्यू की वैल्यू 0.1, एम की वैल्यू ये। हाँ, मुझे यहाँ पे जब ये बॉडी यहाँ पहुंच रही है, ये हाइट है आपकी मान लो 10 मीटर। स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ बेटा, हाँ बेटा 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 दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन बना लो, फिर आराम से चलो लो, एक बार रिजॉइन कर लेता हूँ। चलिए अभी देखिए, आपने क्या बोला, ये जो एम ब्लॉक है ये यहाँ से यहाँ चल के आ रहा है। म्यू जो है ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के पीछे फ्रिक्शन 0.1 दे रखा है मैंने, ठीक है। मुझे ये बताना है कि सर यहाँ पे जब ये यहाँ से यहाँ चल के आ रहा है, ध्यान से सुनना, जब ये यहाँ पे चल के आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि स्लोली मैंने एक और फोर्स लगाया पीछे की तरफ, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, मैं सिर्फ उतना ही फोर्स लगाऊंगा। मैं सिर्फ एक काम करो, पहले एक और कंसेप्ट सीख लो, वहाँ पे एनर्जी वाला कंसेप्ट और आएगा, तब ये क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा उसमें, है ना, वरना काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट और सीख लो, उसके बाद अपन इसको अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको बोलते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप बोलोगे सर दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? देखिए स्टेटमेंट वाइज आप एक लिख लीजिए, स्टेटमेंट वाइज देखिए, स्टेटमेंट लिखिए, द टोटल वर्क डन बाय, वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उसका स्टेटमेंट को लिख लीजिए, द टोटल वर्क डन बाय all the forces the total work done by all the forces acting on a body or system, acting on a body or system
acting on a body or system is equal to the change in kinetic energy of, it is equal to its change in kinetic energy is equal to the change in its kinetic energy. What does it mean? It means that कि सर जितने भी फोर्सेस इस सिस्टम पे या बॉडी पे लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वर्कडन आप निकालोगे, ठीक है, सारे फोर्सेस का जो वर्कडन आएगा दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. टोटल वर्कडन is equal to change in kinetic energy of the system. ठीक है, ध्यान रखना कोई भी फोर्स मिस नहीं हो जाए, कोई भी वर्कडन मिस नहीं हो जाए, वरना आपके आंसर गलत हो जाएंगे. एक भी फोर्स मिस हो गया, एक भी वर्कडन मिस हो गया तो आपकी आंसर गलत हो जाएंगे. मैंने कहा टोटल वर्कडन में आपके बेसिकली दो टाइप के फोर्सेस आ रहे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस आ रहे होंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ रहे होंगे. दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कंजर्वेटिव फोर्सेस आ रहे होंगे और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ रहे होंगे. तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को आप माइनस ऑफ डेल्टा यू लिख देते हो, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है. ठीक है, इस डेल्टा यू को इधर लेके जाओ तो आप बोलोगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू. तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम. ये आपका स्टेटमेंट है मेन इंपॉर्टेंट. ये है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं टोटल को देखूं तो दो टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे इस पे, कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगे, कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे. ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि सर उसको मैंने सेपरेट कर लिया और कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन को आप माइनस डेल्टा यू लिख देते हो और आप ऐसे इस तरीके से इसको रीअरेंज कर सकते हो. दैट मींस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. है ना? क्लियर? तो इससे क्या है, एक लॉ बनता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये क्या बोलता है कि सर अगर ये चीज जीरो हो जाए, तो आप बोलोगे डेल्टा एम जीरो हो जाएगा. डेल्टा एम जीरो हो जाएगा मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगा. चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाएगा दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलेगा सर, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो. अगर आप बोलते हो कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, ठीक है, इसको लिख लेना. ये वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो, देन आप बोलते हो कि डेल्टा एम क्या होगा, जीरो होगा. मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा. दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी कैसा होगा, इनिशियल. और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल. मतलब आप बोलते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. ये बहुत बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आपका. ठीक है, ये क्वेश्चंस में भर के यूज करेंगे अपन, जाने अनजाने अपन इसको भर के यूज करेंगे. बट इसमें ध्यान रखना कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो होगा तभी एप्लीकेबल होगा. अब होता क्या है, मैंने अगर बोल दिया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस शुड बी जीरो, तो आप लोग पता क्या ढूंढने लगते हो, आप लोग उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को जीरो करना ढूंढने लगते हो. मैंने कहा जरूरी नहीं है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो हो, जरूरी ये है कि उनका वर्क डन जीरो हो. ठीक है, फोर्सेस प्रेजेंट हो भी सकते हैं बट उनका वर्क डन जीरो है, तो आप बोलोगे कि सर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी और सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. दैट मींस
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस अगर काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ठीक है, मैं क्या करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ की बात कर लो। नाउ दिस बॉडी एम मास की बॉडी को आपने यहाँ से रिलीज कर दिया। अभी तक अपन इसको होल्ड करके स्लोली लेके आ रहे थे, अब मैंने इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है। सर ये एच हाइट नीचे आएगी, कितनी हाइट नीचे आएगी, एच हाइट नीचे आएगी। तो मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट को जब ये हिट करेगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो आप बोलोगे सर कैसे फाइंड आउट करोगे। मैंने कहा सर जरा देखो किसी एक पे, अच्छा देखो मैंने आपको फिर बोला पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस एक के लिए जीरो लेना होता है। जनरली हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जीरो लेते हैं, बट आप चाहो तो कहीं पे भी जीरो ले सकते हो। ठीक है, मैंने कहा सर जरा देखिए इस वाले पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को मान लिया कितना है, जीरो। तो इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू पता कितनी होगी, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस विल रिमेन द सेम। आप बोलते हो अगर वो h हाइट पर बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अभी निकाला था देखिए, यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकाल रहा था माइनस का mgh। दैट मींस यहाँ से यहाँ आने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हो रही थी, mgh। तो अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ mgh होगा, डिफरेंस देख लो कितना आएगा, है ना। अगर यहाँ पे आपने x माना तो यहाँ पे वैल्यू x प्लस mgh होगी। तो रेफरेंस आप ले सकते हो, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो, बिकॉज आपने बॉडी को रिलीज किया हुआ था तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, जीरो। और यहाँ पे आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इस बॉडी पे केवल और केवल फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी। हवा में जब बॉडी को रिलीज किया, एयर फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो आप बोलोगे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, दैट मींस केवल और केवल, तो जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम should be equal to final kinetic energy plus potential energy का sum। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, हमने मान लिया कितनी होगी, हाफ mg स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान रखी है, जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो v की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 2 है। अगर आपको याद है मोशन स्ट्रेट लाइन में, तो आप बोलते हो कि अगर यहाँ से बॉडी को रिलीज करते थे एच साइड पे, तो जब बॉडी हिट करती थी ग्राउंड को तो उसकी स्पीड भी अंडर रूट 2gh ही आती थी, वहां से भी कितनी आती थी, अंडर रूट ऑफ 2gh ही आती थी। सर यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ 2gh ही आ रही है, क्योंकि हमने एच की वैल्यू बहुत छोटी मान रखी, ज्यादा बड़ी नहीं मान रखी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, देखिए कहीं कोई दिक्कत हो तो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे। ग्रेविटेशन में मान लो इसी पे क्वेश्चन आता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में जनरली एक क्वेश्चन लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे आ ही जाता है। ठीक है, तो भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें अप्लाई करना आना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं इसमें। कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, और एग्जांपल, ये पेंडुलम, आप बोलते हो इस पेंडुलम को मैंने किसी साइड से ड्रॉ कर दिया, पेंडुलम ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, ये एंगल थीटा। पेंडुलम के बॉब का मास है m, स्प्रिंग मास है, स्प्रिंग की लेंथ मान ली मैंने कितनी है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, मुझे ये बताना है जब ये देखो यहाँ से मैंने इसको रिलीज किया हुआ है, यहाँ से इसको क्या किया है, रिलीज किया हुआ है,
तो जब ये पॉइंट को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v ऐसे होगी, फिर ये बॉडी यहाँ तक जाएगी और ये बॉडी वापस में आएगी और ऐसे मूव करेगी। तो जब ये इस पॉइंट पर पहुंच रही है, जब ये इस पॉइंट पर पहुंच समझना है, इस पेंडुलम, इसकी आप स्ट्रिंग की बात करो, स्ट्रिंग कहती है, स्ट्रिंग की लेंथ है L, ठीक है। तो आपका जो मास है ये जो जिससे ये पेंडुलम में ये बॉल बोलते हैं ना, तो बॉल छोटी सी बॉल जो पेंडुलम में कनेक्ट होगी उसका मास है। माना कि सर ऐसे वर्टिकल से इस एंगल से मैंने इस बॉडी को रिलीज किया है, क्या किया है, इस बॉडी को रिलीज किया है, तो दिस बॉडी विल मूव लाइक दिस, दिस बॉडी विल मूव लाइक दिस, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर मुझे ये बताना है कि जब ये बॉडी इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। समझने की कोशिश, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा जरा देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, जरा बताया कोई। बोलिए कितने फोर्स लग रहे हैं। अरे भाई बताइए बताइए कितने फोर्स लग रहे हैं। यार आप लोग एकदम गायब हो जाते हो क्या। अरे क्लास में कोई है भी या मैं फिर ऐसे ही चुपचाप पढ़ाई जा रहा हूँ। बैठे तो हैं कुछ लोग, दे आर नॉट इवन रिप्लाइंग। दो। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ग्रेविटेशनल एंड टेंशन, वेरी गुड। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन एंड टेंशन इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन। अब टेंशन आपका नॉन कंजर्वेटिव है, आपका रहता है नॉन कंजर्वेटिव, तो टेंशन का वक्त देखना पड़ेगा। अब जरा देखो किसी भी इंस्टेंट पे आप देख लो, यहाँ पे टेंशन कैसे होगा इधर की तरफ, अगर आप बोलोगे इस इंस्टेंट की बात करोगे तो यहाँ पे टेंशन कैसा होगा इस तरीके की तरफ, और इसकी वेलोसिटी कैसे होगी। दिस टेंशन का फोर्स अगर आप बोलोगे दिस इज वेरिएबल क्योंकि इसकी डायरेक्शन इज चेंजिंग। पहले ये इस डायरेक्शन में था, जब ये बॉडी यहाँ जाएगी तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर है। तो आप बोलोगे पहले ये फोर्स इधर लग रहा था, आप नीचे आ जाएगा तो फोर्स डायरेक्शन हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगा तो फोर्स डायरेक्शन हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, राइट। सो दिस टेंशन इज कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल होगा और डायरेक्शन भी वेरिएबल है। बट आप किसी भी इंस्टेंट पर देखो कि सर ये टेंशन और वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इस टाइम क्योंकि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी और ये हमेशा रेडियल होगा, तो किसी भी इंस्टेंट छोटे से इंस्टेंट की बात करोगे तो आप बोलोगे छोटे से इंस्टेंट पे भी टेंशन जो है और वेलोसिटी जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मींस अगर मैं छोटे से इंस्टेंट का एक डिस्प्लेसमेंट भी लूं ds और टेंशन की वैल्यू t ले लूं तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा, तो छोटे से इंस्टेंट पे भी जो टेंशन का वजन आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। Because at every instant this tension is perpendicular to the displacement. So at every small instant you can say that if sir टेंशन का वजन है 0, तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंट का टोटल वजन भी निकालोगे तो 0। तो आप देख लीजिए पूरे पाथ में जब भी ऐसा कोई फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो कि हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, उसका वजन कितना आता है, 0 आता है। टेंशन इज perpendicular to velocity at every point in this case, that's why the work done by tension will be 0। क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा तो अब केवल एक ही फोर्स लगा है बचा है जो mg, और आपको बोलोगे सर mg का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, तो आप बोलोगे इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी होगी, कंजर्व होगी। क्लियर है ये बात। मैंने कहा सर यहाँ पे रिलीज की गई थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और आप बोलते हो कि सर ये देखो ये मैंने कहा एक पॉइंट पे आपको 0 मानना होता है, आप चाहे इसको 0 मान लो चाहे इसको 0 मान लो, मैं हमेशा लोएस्ट पॉइंट को 0 मान लेता हूँ, हमेशा किसको मान लेता हूँ, लोएस्ट पॉइंट को 0 मान लेता हूँ। मैंने कहा इस पॉइंट पे अगर आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ½ mv², और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी मान ली, 0। इस पॉइंट से ऊपर आपने बोला मान लो ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी है, मान ली h है, अभी हम निकालेंगे इस h की वैल्यू, यहाँ से यहाँ ये जो हाइट है ये कितनी है, h हाइट पर है,
तो आप बोलोगे यहाँ पे पोटेंशियल फिर कितनी हो जाएगी, mgh हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया वहीं टोके ना प्लीज, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0, पोटेंशियल एनर्जी वाज mgh, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ mv स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द 0 1। आप कहीं पे भी एक रेफरेंस पॉइंट 0 ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जनरली मैं लोएस्ट पॉइंट पे लेता हूँ। तो आप बोलोगे सर v की जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट ऑफ 2c, बट h तो मैंने माना था ना, h की वैल्यू को मुझे गिवन वैल्यू से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जरा इसकी बात करो, ये वाला सर, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l है तो आप बोलोगे ये लेंथ भी l होगी, सेम ही तो रूप है। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, देखो ये वाला स्लो आ रही है, क्या बेटा, स्लो आ रही है, आवाज स्लो आ रही है। सर अब सही है। अच्छा ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप बोलोगे ये लेंथ एल है, ठीक है। आप बोलोगे ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से यहाँ ये वाली हाइट की बात करो, ये ठीक है, अलग बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा है, ये एल है, ये थीटा है ना, और यहाँ तक पूरी लेंथ एल थी, यहाँ तक आप बोलते ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये वाली लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ पूरी लेंथ कितनी थी एल। तो आपने बोला कि सर मुझे ये हाइट निकालनी है, तो ये एच की वैल्यू क्या होगी, टोटल एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर दूं, यस और नो। टोटल एल में से एल कॉस थीटा क्या कर दो, माइनस कर दो, कोई दिक्कत। एच आगे क्यों नहीं आ गया भाई, बोलो बोलो। एल की वैल्यू एच की वैल्यू पुट कर दोगे और ये क्या है आंसर 2 एल इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो भी वैल्यूज आएंगी, मैंने बस आपको सॉल्व करना सिखाया था, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं पे भी कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप पूछो, हर एक स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप पकड़ लो, ठीक है। चलिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये एक पेंडुलम है एम मास का, मैंने इसको यहाँ पे v की स्पीड ले रखी है मान लो 10 मीटर पर सेकंड। मुझे ये बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल जहां तक ये जा पाएगा, ये मैक्सिमम एंगल जहां तक ये जा सकता है, बस ये बताना। बॉडी ऐसे जाएगी, ऊपर जाएगी और वापस आएगी, तो मुझे बताना मैक्सिमम एंगल ये कहां तक जा सकता है, ये बताना। मास की वैल्यू अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं बता देता हूँ, मास की वैल्यू ले लो 1 kg और लेंथ की वैल्यू ले लो 2 मीटर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम पॉइंट उस तक जा सकता है जहाँ पे ये बॉडी की वैल्यू कितनी हो जाए, स्पीड 0 हो जाए, चलता जाएगा स्लो डाउन होते होते सर ये उस स्पीड तक जाएगा जहाँ तक उसकी स्पीड कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो आपको वही एंगल फाइंड आउट करना है कि सर किस पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो जाए। आप बोलते हो मान लो ये कितनी हाइट पर आ गया, h हाइट पर, इस वाले पॉइंट की पोटेंशियलिटी को रेफरेंस तो आप मान लेते हो 0, तो इस वाले की पोटेंशियलिटी आ जाएगी mgh, और अब तो आपको h की वैल्यू मालूम है सर, दैट विल बी इक्वल टू l into 1 minus cos थीटा, ये आपकी पोटेंशियल हो जाएगी।
यहाँ पे देखिए वही फिर से बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। मैकेनिकल एनर्जी कैसी होगी, यहाँ पे कंजर्व होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², या बोलोगे प्लस पोटेंशियल जी कितनी है 0, दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और आपकी बोलोगे पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी mg l इंटू 1 माइनस cos थीटा। कोई दिक्कत? m से m कैंसिल हो जाएगा। हाँ v की वैल्यू आपको पता है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100, और g की वैल्यू है 10 और l की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 मीटर इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, एक ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो आप बोलोगे 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 5/2, राइट। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, 2 माइनस 5/2 कितना जाएगा -3/2। तो ऐसे थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे। और दो मैंने जो डेटा दिया था, रैंडमली डेटा दिया, ये जो एंगल आया दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो खैर मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मैं तो कोई रैंडम डेटा पुट किया था आपको। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो थीटा आया वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थीटा की वैल्यू -3/2 पॉसिबल ही नहीं आ सकती cos थीटा की वैल्यू। खैर मुझे उससे इंटरेस्ट नहीं है, क्वेश्चन को समझ में आ गया सॉल्व कैसे करना है। यस और नो? सर हाँ जी, क्लियर है? सही। ठीक है, एक काम करो, इसमें एल की वैल्यू को 1 मीटर मान लो। एल की वैल्यू को 1 नहीं मानो, स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड की जगह पे 1 मीटर पर सेकंड मान लो। क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अब आंसर आपका पॉसिबल वाला आ जाना चाहिए। अगर आप स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड मान लोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ इंटू 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1/40 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। तो आप बोलोगे cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 1/40, दैट इज 39/40। आप ठीक है, ये थीटा पॉसिबल है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो cos थीटा या थीटा की वैल्यू। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड डेटा के साथ दिया जाता है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं हो। मैं तो जैसे क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जस्ट बिकॉज आपको ये समझ आ जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। कोई दिक्कत? ये है सारी बातें। आए ना कुछ तो बोला पड़ेगा, कैसे चुपचाप बैठ जाते हैं। यस सर। चलिए देन, आज के इतना काफी है। Yes, sir. आपका नेक्स्ट सिलेबस आपको पता ही है, मंडे को आपका टेस्ट। क्या? मंडे को आपको नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस पता है ना? नहीं सर, नहीं पता है। कौन बोला? कैनेमैटिक्स। हाँ भाई, कौन बोला नहीं पता है भाई? सर शिवानी। शिवानी बेटा बोला। तुमको नहीं पता है? सर क्योंकि मैंने पिछले क्लासेस में किए हैं ना, इसलिए। बाकी लोग क्या बोलते हैं? सब पता है। हाँ तो बता दो भाई, मैंने परेशान रहेगी, आत्मा भटकती रहेगी, मुझे रात में डराएगी। भैया मोशन नहीं सर, थैंक यू सर। काइनेमैटिक्स कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चलिए बाय बाय। बाय बाय सर।